दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे कंट्री में कैसे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव काम करती है। लेकिन उससे पहले मैंने एक टॉपिक मिस कर दिया था, दैट इज सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। उसमें मैं थोड़ा सा बात नहीं बताई थी क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा हो चुका था। तो इससे पहले वाले वीडियो में उन्होंने जाना कि एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं and what are the different type of the executive prevailing in other parts of the country। मतलब कि किन किन प्रकार के कार्यपालिका दूसरे कंट्रीज में, दूसरे देशों में काम कर रही है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, संसदीय प्रणाली, संसदीय कार्यपालिका जिसे कहते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आज जानेंगे कि श्रीलंका में कैसे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम करती है। ये आपके बॉक्स में दिया गया है, एक एग्जांपल है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। तो श्रीलंका कहाँ है? इंडिया के साउथ में लोकेटेड है ना। तो श्रीलंका में एक अमेंडमेंट आया, ठीक है, 1978 में। वहां पे क्या किया गया कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट थे वो पीपल के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते थे, है ना। लेकिन हमारे कंट्री में क्या होता है कि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, है ना। ठीक है, हम लोग तो अपने प्रेसिडेंट को चुनने नहीं जाते हैं। आप लोग कभी चुने हो क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास काफी ज्यादा पावर होते हैं इस सिस्टम में, अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। ओके, एंड इसमें जो होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। जिनके पास मेजॉरिटी होती है उन्हें ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों एक पार्टी से बिलोंग ना करे, ऐसा हो सकता है वहां पे, और आई थिंक होता भी है, क्योंकि ऑलवेज वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करेगी तो वहां पे हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अगर मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए, अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं किए तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। तो उसी तरह का, है ना। और अब प्रेसिडेंट कितने समय के लिए इलेक्टेड होते हैं? 6 साल के लिए। एंड जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ पार्लियामेंट उनको 2/3 बहुमत से अगर उनको हटाना चाहती तभी हटा सकती है, जो कि एक काफी डिफिकल्ट प्रोसीड्योर है ना। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? इट हैज बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट में पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग अपने कंट्री में सुनते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल हेड है, उनको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाना, यानी साइन करके उसको खाली एक्ट में तब्दील करना है। लेकिन सेम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं डे टू डे फंक्शनिंग में, है ना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। आप लोग कहीं रोल देखते हो प्रेसिडेंट का, वो एक फॉर्मल हेड है हमारे कंट्री के, है ना। लेकिन आप अगर रशिया की बात सुनो तो वहां का प्रेसिडेंट ज्यादा वहां का एक्टिव रहते हैं, व्लादिमीर पुतिन, है ना। जब भी अगर नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलने जाते हैं तो व्लादिमीर पुतिन होते, क्योंकि वो डे टू डे फंक्शनिंग में काफी काम करते हैं। उसी तरह हो गया फ्रांस, है ना, इमैनुअल मैक्रोन, वहां का प्राइम मिनिस्टर का नाम आप लोग शायद ही सुने होंगे, क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि वहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है, इसीलिए वहां प्रेसिडेंट ज्यादा एक्टिव होते हैं रादर देन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग अब समझ लिए कि डिफरेंट कंट्रीज में कौन कौन से एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर कंट्री, ठीक है ना, कि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है। ठीक है, तो इंडिया को ऑलरेडी एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट्री सिस्टम रन करने का अंडर एक्ट्स ऑफ 1999 एंड 1935। अब आप लोग के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि भाई ये 1919 एक्ट क्या है, 1935 एक्ट क्या है। तो देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट था 1919 एंड 1935। इसी से एक्सपीरियंस को लेते हुए हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो जब हमारी कंट्री में 1947 के पहले इंडिया की सरकार तो नहीं थी, हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, तो उन्होंने कुछ एक्ट पास किए थे, दैट इज 1919 एंड 1935
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें जो प्रोविजन जो थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसमें क्या किया गया था, फेडरलिज्म वगैरह का कंसेप्ट लाया गया था और इसमें जो सब्जेक्ट वगैरह थे वो एलोकेट किया गया था बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंसेस। समझ रहे हो आप लोग? तो इसमें अभी डेप्थ में जाने का कोई जरूरत नहीं है, अभी आप लोग इतना जान लो कि ये ऐसे एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में लाए गए थे और ये पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को प्रमोट कर रहा था और उसी के एक्सपीरियंस को लेते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को ऑप्ट किया, ना कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव को, जो कि यूएसए में प्रिवेल कर रही है। समझ गए? नाउ makers of Indian Constitution wanted to ensure that government would be sensitive to expectations and would be responsible and accountable. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह लग रहा था कि हमें ऐसी प्रणाली अपनानी है, ऐसी कार्यपालिका प्रणाली अपनानी है जो कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सरकार बना सके, अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, जिम्मेवारी हो, ठीक है, पीपल की ओर उनका कोई दायित्व हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना, एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उस पे फोकस कर रहे थे, ठीक है, कि वो चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने थ्रू पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो पीपल लोग के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके, पीपल लोग के डिमांड्स को देख सके, पीपल लोग के ग्रीवांसेस को देख सके। ओके, लेकिन उनके पास अदर अल्टरनेटिव भी था। अदर अल्टरनेटिव टू पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वाज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा क्या अल्टरनेटिव था, यानी दूसरा कोई और चीज अपना सकते थे, दैट वाज प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, जहां पे राष्ट्रपति के पास सारे पावर्स होते हैं। लेकिन जो द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव put much emphasis upon the president as chief executive and as source of all executive powers, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि सारा पावर एक सिंगल पर्सन के हैंड में होगा, ठीक है, और उसमें उनके कैबिनेट जो होंगे वो उन्हीं के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है, और उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि भाई हम ऐसी प्रणाली क्यों अपनाएं जो पावर सिर्फ एक हाथ में होगा, जो कि प्रेसिडेंट होगा और कोई नहीं होगा, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑलवेज डेंजर ऑफ पर्सनालिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में हमेशा एक डेंजर होता है पर्सनालिटी कल्ट का। कल्ट एक रिलीजियस वर्ड में यूज करते हैं इसको, तो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में ऑलवेज एक डेंजर होता है अबाउट द पर्सनालिटी कल्ट, यानी यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन के हाथ में अगर पावर दे दो तो क्या होगा, आप लोग जानते ही हो क्या हो सकता है, ठीक है। Makers of the Indian Constitution wanted government that would have strong executive branch. Enough safeguards should be there to check against the personality cult. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऐसी गवर्नमेंट प्रणाली चाहते थे, ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम चाहते थे जो एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बनाए, तो लेकिन एक इनफ सेफगार्ड्स होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव गलत कदम उठाए तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सामने आ जाएगा, दूसरा ऑर्गन सामने आ जाएगा, भाई ये क्या कर रही हो, गलत है। अगर आप एक हाथ में पावर दे दो और बोल दो कि उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो क्या वो डिक्टेटर नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। वो मन चाहे कुछ भी काम कर सकता है क्योंकि वो उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा एग्जीक्यूटिव सिस्टम अपनाया जिसमें ये देखा गया कि हम एक को पावर दे रहे हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि दूसरे ऑर्गन उसको चेक एंड बैलेंस करेंगे, यानी जो भी वो डिसीजन ले रही है वो हमारे हित के लिए नहीं है, उनको क्वेश्चन कर सके, वो हमारी जवाबदेह होंगे, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये सोचा। अब इस सिस्टम में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, फॉर्मल, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे सरकार को चलाते हैं। तो इसी को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को ऑप्ट किया, ना कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। और ये नेशनल लेवल पे भी अडॉप्ट किया गया
और स्टेट लेवल पे भी अडॉप्ट किया गया। ठीक है, नाउ स्टेट लेवल में एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, स्टेट ऐसा नहीं कि खाली नेशनल में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट लेवल में भी गवर्नर है जो कि एक फॉर्मल हेड की तरह काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी दोनों, यानी नेशनल एंड स्टेट लेवल दोनों में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को ही एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉर्मली इन प्रेसिडेंट। इसका कहने का मतलब ये कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को ही दिया है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी, प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस पावर थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्या होता है कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और उनके द्वारा हेड किया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करना होता है, यानी सारा काम तो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, लेकिन एडवाइस, जो मेन पर्दे के पीछे जो कलाकार होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, टर्म, नाउ प्रेसिडेंट कितने समय के लिए इलेक्ट होते हैं? फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, वो दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ कैसे चुने जाते हैं? ठीक है, मेथड ऑफ द इलेक्शन क्या है? ठीक है, no direct election by the people, indirectly elected by the MLAs and MPs. Election take place accordance with the principle of proportional representation with single transferable vote. यानी जो मेथड ऑफ द इलेक्शन है वो क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। हम लोग अपने प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, हमारे चुने हुए नुमाइंदे उनको चुनते हैं। कौन चुनते हैं भाई? एमएलएस, एमपी, इन दोनों को कौन चुनते हैं? हम ही लोग चुनते हैं, पीपल लोग चुनती है, जनता लोग चुनती है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है हमारे राष्ट्रपति जी का, जो कि कौन करते हैं? एमएलएस एंड एमपी, यानी हमारे चुने हुए नुमाइंदे। और प्रोसेस मेथड क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर चुका है इसके प्रीवियस चैप्टर में, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन वाले में। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें समझाया था कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट, विधान परिषद के मेंबर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इसी मेथड के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नाउ अपने राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल can be removed only by the parliament by following the procedure of impeachment. Procedure requires special majority. Now, अपने राष्ट्रपति को हम लोग impeachment यानी महाभियोग से रिमूव कर सकते हैं, and this महाभियोग requires what? स्पेशल मेजॉरिटी यानी बहुमत, जो मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुका है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिन्होंने नहीं देखा प्रीवियस वीडियोस प्लीज देख लो, उसमें मैंने सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया है कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है। अगले वीडियो में हम लोग ने जानेंगे कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, या पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है हमारी कंट्री में। तो अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।